नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धामी ने स्नेहा राणा को दी जीत की बधाई, 50 लाख की प्रोत्साहन राशि भी घोषित की। आज बंद होंगे तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट, 189 दिनों बाद गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद बंद होंगे कपाट। उत्तराखंड सरकार बनाएगी राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ, प्रदेश में जगाएंगे राष्ट्रभक्ति की अलख, हर ओर गूंजेगा वंदे मातरम। रजत जयंती पर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 12 जिलों समेत 16 टीमें ले रही हिस्सा। खेल मंत्री आर्या बोली, अब खेल भूमि भी बनेगी देवभूमि। उत्तराखंड की चीनी मिलों को 494 गन्ना क्रय केंद्र आवंटित, किसानों के गन्ना भुगतान का आदेश। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, धाम में तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबर उत्तरकाशी से, जहां प्रेस क्लब में जारी विवाद की स्थिति बरकरार है। वर्तमान में कोषागार विभाग के ऑनलाइन दस्तावेजों में प्रेस क्लब अध्यक्ष कुशला प्रसाद रतूड़ी ने प्रेस क्लब में संचालित अवैध गतिविधियों पर कूट रचना तथा संस्था के दुरुपयोग के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वैधानिक हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत प्रेस क्लब की स्थापना के उद्देश्य में पत्रकारों को प्रोत्साहन देना बताते हुए अवैध गतिविधियां रोकने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जो प्रेस क्लब है इसकी जो बात सामने आ रही है, इसमें कहने की कहीं जो है उत्तरकाशी जो है दो घाटियों में बंटा हुआ, गंगा घाटी की बात करें या फिर यमुना घाटी की बात करें तो इसमें दो घाटियों से जो है एक प्रेस क्लब उत्तरकाशी बनाया गया पूर्व में। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कई लंबे समय से वो कहीं ना कहीं विवादों में चल रहा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस क्लब में विवाद की स्थिति बरकरार है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दस्तावेजों से छेड़छाड़ और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, न्यायालय की शरण जाने की दी गई है चेतावनी। खबर मसूरी से है, जहां पर देहरादून मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तो उसमें देहरादून से मसूरी जा रहे मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र गहरी खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से देहरादून ले जाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। देहरादून मसूरी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रायपुर निवासी अशफाक अहमद अपने बेटे फैजान अहमद के साथ प्लेटिना बाइक से मसूरी जा रहे थे। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में अशफाक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों पेंट पुताई का काम से मसूरी जा रहे थे। फायर सर्विस, मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को गहरी खाई से बाहर निकाला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि मसूरी देहरादून रोड पर एक गलोटी पावर हाउस एक जगह बन पड़ती है, वहां पर एक भीषण हादसा हो गया है। दो बाइक सवार जो कि पिता पुत्र थे, जिसमें कि पिता की मृत्यु हो गई है ऑन द स्पॉट, और जो पुत्र है उसको घायल अवस्था में जो है 108 की मदद से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से अभी उनको रेफर कर दिया गया देहरादून के लिए। लेकिन वहां पर एक चीज देखी जा रही है कि अभी जो पिछले दिनों में आपदा आई थी तो बैरिकेडिंग नहीं है वहां पर, जिस वजह से कि दोनों पिता पुत्र बाइक सहित बहुत गहरी खाई में चले गए हैं और उनको निकालने के लिए स्थानीय लोगों, पुलिस प्रशासन की मदद से उनको निकाला गया है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें उपेंद्र, तो फिलहाल जो घायल बेटा है उसकी क्या स्थिति है? जी, उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे उनको रेफर कर दिया गया है, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो खतरे से बाहर है। और जो पिता थे उनके वहीं पर मृत्यु हो गई है, क्योंकि जो बाइक है वो बहुत गहरी खाई में गिरी है। लगभग 200-250 फीट की गहरी खाई में गिरी है वो जो बाइक है। और स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की मदद से उनको निकाला गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है? परिजनों का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद? जी, उनके जो परिजन है उनको भी सूचित कर दिया गया है। कुछ लोग उनके वहां पर आए भी हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि अगर यहाँ पे बैरिकेडिंग होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लंबे अरसे से जो है मसूरी देहरादून मार्ग जो आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, जो खतरे वाली जगह है वहां पर जो है PWD को सबसे पहले जो है वो बैरिकेडिंग लगा देनी चाहिए, क्योंकि रोड बहुत संकरी हो गई है वहां पर। और जिससे कि कई बार वहाँ हादसे हो रहे हैं। और अभी भी अगर बैरिकेडिंग लगे तो आगे भी जो है हादसे होने का डर लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, अगर हम उपेंद्र यहाँ पर बात करें तो प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? जब सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तो उससे पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? जी, निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि इसमें जो है PWD विभाग का जो उदासीन रवैया है, क्योंकि मसूरी देहरादून रोड हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। उस रोड पर एक ही मात्र जो मार्ग है ये काफी व्यस्तम मार्ग है। और वहां पर अगर बैरिकेडिंग नहीं लगी तो आने वाले समय तक जिस तरह से घटनाएं हो रही उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इसके लिए जो है जो लोक निर्माण विभाग है उसको संज्ञान लेना चाहिए और सबसे पहले वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पिता की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई है, पुत्र गंभीर रूप से घायल है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुना घाटी में गंगनानी के पास एक कुंड है, जहां गंगा और यमुना का संगम स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमदाग्नि ऋषि स्थान गांव में, जो कि गंगनानी से ठीक सामने, यहीं से प्रातःकाल तपस्या करने आते थे और आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर दिन देव डोलिया स्नान करने आती है, जिसका एक अद्भुत बड़ा महत्व है और पर्यटक भी इस गंगा और यमुना के संगम स्थल की आस्था को देखने आते हैं। यहाँ तक कि शादियों के सीजन में भी कई शादियां होती है। जिला पंचायत उत्तरकाशी की ओर से हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। या से कहीं पे पहले गंगा मैया का संगम होता है, तो गंगनानी है एक धार्मिक स्थल है और शादी का बहुत बड़ा हब बन सकता है यहाँ पर। जैसे तुर्जी नारायण में बहुत बड़ा हब है, वैसे इस घाटी में सबसे ज़्यादा शादियाँ गंगनानी में होती हैं। यहाँ पे अभी अव्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारी काम होने हैं। तो मैं अपने नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुरोध करूँगा कोई अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इस गंगनानी पे दें, क्योंकि अगर भविष्य में जिलों ने अलग बनना ही है तो यमुना घाटी में ही एक ऐसा ही स्थल है जो जिला पंचायत के पास सबसे ज़्यादा विकसित करने के लिए एकमात्र स्थल है। इस हिसाब से ये गंगनानी का जो ये तीर्थ स्थल बन गया है, और क्योंकि अभी तक ये जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन उससे पूर्व में कि पहले यहाँ क्या हुआ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ यात्रा को देख करके, देव डोलियों को देख करके और यहाँ की जिस पवित्रता को देख करके
इसका इस ढंग से विकास होना चाहिए कि कोई भी यात्री, क्योंकि ये एक तरफ से गंगा और यमुना का एक संगम है, छोटा सा संगम है, और इस संगम को जो है सरकार भी मान्यता देगी। निश्चित तौर पर जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी 14 से और 19 तक, उस समय हमने बहुत कोशिश यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारने का किया है। चाहिए ऊपर से रोड का सौंदर्यीकरण हो, चाहे रेलिंग हो, यहाँ पर हेलीपैड बनाने का हो। उस समय भी यहाँ पर अतिक्रमण था। माई जी पहले रहती थी तो पूरे यहाँ पर उनका जितना भी ये हेलीपैड वाला हिस्सा पूरे में वो यहाँ पर पेड़ लगा रखे थे, बगीचा बना रखा था, छानी कर उस सब को हटाकर हेलीपैड का यहाँ पर काम किया। जहाँ पर ये अभी अतिक्रमण दिख रहा है नीचे की तरफ भी, जो आपको ये कॉटेज दिख रही, ये भी जिला पंचायत की प्रॉपर्टी है। खबर चमोली से है, जहां पर चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा ने किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना और सरकार की चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के कर्णप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष गणेश शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता टीका मैकुरी, जिला पंचायत सदस्य रेखा बिष्ट मौजूद रहीं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। अपने बीच में अपने इस मंडल के महामंत्री चेतन भाई साहब जी, जिन्होंने कि सुखों से हमसे ज्यादा चिंता उनको की। अपने बीच में अपनी जिला पंचायत और इसी क्रम में कमोल की बहनें भी यहाँ पे आ रही है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आज चमोली पर महिला सम्मेलन आत्मनिर्भर कार्यक्रम रखा गया है, जो कि जिला स्तरीय है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे और हमारी जो मातृशक्ति है वो स्वयं भी स्वदेशी कपड़े पहनती है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रही है। और हम लोगों ने यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें मैं मातृशक्ति जो हमारे यहाँ की जागर हैं और यहाँ की जो नृत्य हैं वो प्रस्तुत करेंगी। और हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि चमोली जनपद की महिलाओं ने कि हम पहले स्वदेशी अपनाएंगे, अपने को आत्मसात करेंगे, फिर हम औरों को जन को जो हमारे जन कल्याण योजनाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की, उनको बताएंगे। यहाँ पे जो महिला मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, ये आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प के तहत रखा गया है। वही स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, वो कार्यक्रम हमारा यहाँ पे होना है। और हम इसी कार्यक्रम में एकत्रित हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत कि हम अपने घरेलू उत्पादकों को, अपने घरेलू चीज़ों को, अपने घरेलू वस्तुओं को, उसका उपयोग हम किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं। यही जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने देखा है आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, उसी के उसमें ये कार्यक्रम रखा है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड, हमारा जनपद चमोली भी आत्मनिर्भर बने, इसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा हुआ है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर रुद्रपुर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल खुद बीमार हाल में पहुंच गया। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में 49 स्वीकृत पदों में से केवल 18 डॉक्टर ही तैनात है। डॉक्टरों की भारी कमी से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। कागजों में यह अस्पताल 125 बेड का बताया गया है, लेकिन हकीकत में यहाँ सुविधाओं का अभाव साफ झलकता है। अस्पताल में फिजिशियन, बाल रोग और अन्य विशेषज्ञों के 31 पद खाली है। विशेषज्ञों की कमी के कारण अस्पताल में गंभीर मरीज अक्सर बरेली जैसे बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर के सिन्हा ने कहा कि लगातार विभाग को पद रिक्तियों की जानकारी भेजी जा रही है। जल्द ही डॉक्टरों की तैनाती होने की उम्मीद है। खबर कोटद्वार से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी का कहना है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद पोर्टल umeed.waqf.gov.in शुरू किया है। ये पोर्टल 6 जुलाई से सक्रिय है और 5 दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जो मुतवल्ली या कोऑर्डिनेटर समय पर विवरण दर्ज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वक्फ एक्ट के द्वारा कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। जो नया हमारा नियम आया है, इसमें जो भारत सरकार ने उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया है,
उसमें जितनी भी हमारी धार्मिक संपत्तियां हैं वो सब इसमें रजिस्ट्रेट करानी जरूरी है, अनिवार्य है हर व्यक्ति के लिए। अब इसमें कुछ लोग जो हैं विपक्ष के कहने में आके या कुछ लोगों के निजी स्वार्थ हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो संपत्तियों को नहीं चढ़ने दे रहे हैं। मैं इतना बता दूं इसमें कि अगर कोई संपत्ति ऐसी छूट जाती है हमारी कि जो पोर्टल पर नहीं चढ़ेगी, उसमें आगे के लिए दिक्कत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश भर के प्रमुख संतों का आशीर्वाद मिला। मुख्यमंत्री आवास आज एक आध्यात्मिक केंद्र में तब्दील हो गया। संत समाज का भव्य आगमन हुआ। संतों ने मुख्यमंत्री धामी को देवभूमि धर्मरक्षक बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी ने उत्तराखंड की सनातन आत्मा की रक्षा करते हुए राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता को सशक्त किया है। संत समाज ने विशेष रूप से धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जहाज जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की प्रशंसा की। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, शीतल हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि 25 नवंबर को बंद होंगे बद्री धाम के कपाट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतल हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। शीतल हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। पच्चीस नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस हाईकमान की आज महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे दिल्ली में आज हाईकमान के साथ होगी बैठक। महानगर अध्यक्ष को लेकर हो सकती है घोषणा। दिल्ली में आज हाईकमान के साथ होगी बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस हाईकमान की आज महत्वपूर्ण बैठक। देहरादून से खबर, राज्य युवा महोत्सव 2025-26 आज से शुरू हो रहा है। सीएम धामी करेंगे युवा महोत्सव का शुभारंभ। 6 से 8 तक चलेगा युवा महोत्सव। मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। परेड ग्राउंड देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री रेखा शर्मा कार्यक्रम में होंगी शामिल। मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में होंगी शामिल। 6 से 8 तक चलेगा युवा महोत्सव। उत्तराखंड सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है, जिसको लेकर ऋषिकेश भाजपा कार्यालय में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरोला ने पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा सहित पहाड़ी क्षेत्रों में को विकसित करने का काम धामी सरकार ने किया। पिछले 4 वर्षों में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है। यह राज्य जो अटल जी ने बनाया, इस राज्य के लिए अपने 42 अमर शहीद बलिदानियों ने बलिदान किया, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। निश्चित तौर पर आज के इस पल पर मैं उन सभी का पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस मौके पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिसने हमारे सपनों को साकार करने का काम किया,
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।